अब क्या आंसर्स किए हैं आप लोगों ने? ओके, ठीक है। आफ्टर दिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे कैसे लिया था? बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम। बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम। बताइए भाई। एंड द आंसर इज पोर्तुगीज। बिल्कुल सही जवाब है। पोर्तुगीज ने जो है इसको पुर्तगालियों से मिला था हमको ये, सॉरी अंग्रेजों को। और पूरी कहानी बताई थी मैंने आपको यहाँ पे कि मैरिज हुई थी कैथरीन ब्रिगेंजा की, पुर्तगाल की राजकुमारी थी। एंड फिर वहां से चार्ल्स को सेकंड को मिला, फिर चार्ल्स ने जो है इसको किराए पर दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये इसका पूरा होल स्टोरी था पूरा। ओके, चलिए भाई आगे चलते हैं। और आज का जो हमारा मुद्दा है वो मुद्दा है फ्रांसीसी। हेडिंग कर लीजिएगा, फ्रेंच। कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे फ्रांसीसियों के आप लोगों के साथ में। एंड 1664 वाज द ईयर। 1664 वाज द ईयर जब फ्रेंच कंपनी की स्थापना हुई, इसका फॉर्मेशन हुआ। अच्छा भाई, एंड ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी, वाज द गवर्नमेंट कंपनी। और एग्जाम में क्वेश्चन निकलता है कि फ्रेंच कंपनी की जो फेलियर थी, उसकी असफलता थी, उसका एक बड़ा कारण क्या था? और इसका जवाब होता है कि इट वाज अ गवर्नमेंट कंपनी। यहां पर मैं लिख देता हूं रीजन ऑफ फेलियर। रीजन ऑफ फेलियर, इसकी असफलता का एक बड़ा कारण था ये। और जरा क्या स्टोरी है मैं आपको बताता हूं फिर से सारी की सारी चीजें। यहां पे एक्चुअली ये गवर्नमेंट कंपनी थी और यहां पर जो एफिशिएंट लोग थे उनको एक सही तवज्जो नहीं मिली। फ्रांसीसियों का एक बड़ा बेहतरीन सा कमांडर था, नाम था इसका डोप्ले। देयर वाज कमांडर ऑफ फ्रेंच, नाम था इसका डोप्लेक्स। ठीक है, डोप्लेक्स वाज वेरी एबल जनरल। डोप्ले को इंडिया में काम ही नहीं करने दिया गया। डोप्ले वाज द ओनली पर्सन इन द फ्रेंच आर्मी who was able to manage Robert Clive, who was able to defeat Robert Clive। लेकिन डोप्ले को काम ही नहीं करने दिया गया। नेपोटिज्म बहुत ज्यादा था। और बहुत जाहिर सी बात है कि जिस सेना के अंदर में, जिस कंपनी के अंदर में, मतलब कहीं पर भी जिस जगह पर नेपोटिज्म होगा वहां पर कभी भी टैलेंट की कद्र नहीं होने वाली। ओके, तो ये एकदम था इसकी असफलता का। थोड़ा सा मैं और आगे बताता हूं आपको। आप इस कंपनी की जो फॉर्मेशन है, जो इसकी स्थापना है, ठीक, आप स्क्रीन पर देखिएगा। फ्रेंच कंपनी का जो फॉर्मेशन है, इसकी स्थापना की थी कोलबर्ट ने। कोलबर्ट उस समय फ्रांस की सरकार का एक मिनिस्टर हुआ करता था। ही वाज मिनिस्टर इन फ्रेंच गवर्नमेंट एंड एट दैट टाइम रूलर ऑफ फ्रांस। उस समय फ्रांस का शासक कौन था? हु वाज रूलर ऑफ फ्रांस? रूलर ऑफ फ्रांस था लुइस 14th। लुइस 14th के बारे में मैं आपको बताऊं, फ्रांस की हिस्ट्री के अंदर में बेहतरीन राजाओं में से एक रहा है लुइस 14th। बाद में, काफी बाद में जब नेपोलियन पावर में आएगा ना फ्रांस में, तो नेपोलियन भी लुइस 14th की बहुत रिस्पेक्ट करता था। जी हाँ, नेपोलियन भी। ठीक है भाई, अच्छा। और लुइस 14th का एक बड़ा पॉपुलर सा स्टेटमेंट है, आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड्स आर लॉ। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। ठीक है, ये बड़ा पॉपुलर सा स्टेटमेंट है, बड़ा तानाशाहों का बड़ा जो है प्री स्टेटमेंट है इसका एक।
आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड्स आर लॉ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी तुम्हारे एग्जाम में दिखते हैं। बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कैसे करें। तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, जितने क्लास में बता रहा हूं उतने कर लो, प्रीवियस ईयर में जो आए हैं वो कर लो, इसके अलावा और माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम इतनी सारी चीजें कवर कर पाओ, और अगर कवर कर ले भी गए, बाय चांस कर भी लिया कवर, तो एग्जाम के टाइम पे रिवाइज कैसे करोगे? ओके, सो बी प्रैक्टिकल इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम। सो इसका स्टेटमेंट है, आई एम द स्टेट एंड, अरे बाहुबली समझिए ना इसको आप, मेरा वचन ही मेरा शासन है, माय वर्ड्स आर लॉ। ठीक है भाई, ये इसका स्टेटमेंट है। अच्छा भाई, नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बताता हूं, मैं आप लोगों को और जानकारियां देता हूं। भारत के अंदर में इनकी जो पहली फैक्ट्री है, भारत के अंदर में इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। भारत के अंदर में इनकी जो पहली फैक्ट्री है वो एस्टेब्लिश हुई सूरत के अंदर में। और जरा ध्यान रखना, अंग्रेजों की भारत में पहली परमानेंट फैक्ट्री कहां एस्टेब्लिश हुई थी? सूरत में। फ्रांसीसियों की भी पहली परमानेंट फैक्ट्री कहां पर एस्टेब्लिश हो रही है? सूरत में। और मैंने इसका जवाब दिया था, सूरत एक बहुत पॉपुलर ट्रेडिंग टाउन था, व्यापारिक जगह थी, यूरोप से यहां तक पहुंचना आसान था, इस एरिया के अंदर से व्यापार करना आसान था। ठीक है भाई, इसीलिए इन सबका सपना होता था कि सूरत मिल जाए, सूरत से ट्रेड करने को मिल जाए। अच्छा भाई, तो पहली फैक्ट्री इनकी सूरत में लगी, और इस समय भारत का जो बादशाह था उसका नाम था औरंगजेब। और फ्रांसीसियों के लिए इस फैक्ट्री को सेटअप करना मुश्किल काम नहीं था। क्यों मुश्किल काम नहीं था? क्योंकि औरंगजेब की अंग्रेजों से नहीं बनती थी। जी हाँ, और देखिए, व्यापारियों को तो प्रमोट करना पड़ेगा आपको अपने एरिया के अंदर में, तो औरंगजेब को लगा फ्रांसीसी अंग्रेजों की जगह ले सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रेंच अंग्रेजों की तुलना में कम एग्रेसिव थे। जी हाँ, फ्रेंच अंग्रेजों की तुलना में कम एग्रेसिव थे, और इसीलिए फ्रांसीसियों का मुगलों के साथ में और खास तौर पे औरंगजेब के साथ में ठीक ठाक रिलेशन रहा है जब तक औरंगजेब जिंदा रहेगा। अच्छा भाई, आफ्टर दिस अगले मुद्दे की बात करता हूं मैं जरा आप लोगों से। एक जगह है दक्षिण भारत में, पौंडीचेरी, अब तो इसका नाम और भी चेंज किया है, पुदुचेरी, पुथुचेरी कर दिया है। अभी एक लिस्ट आई है साउथ इंडिया से। खैर, अब कुछ भी होता रहे, हम लोग तो पौंडीचेरी ही पढ़ेंगे। पौंडीचेरी, पौंडीचेरी का डेवलपमेंट करना शुरू किया फ्रांसीसियों ने, और एक बंदा था यहाँ पे, इसका नाम था फ्रैंको मार्टिन। एक बंदा था यहाँ पे, इसका नाम था फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन के बारे में हम लोग कहते हैं ही वाज द पर्सन हु फाउंडेड पौंडीचेरी। यही वो बंदा था जिसने पौंडीचेरी की स्थापना की। ठीक है भाई, और भारत के अंदर में फ्रांसीसियों की पावर बैकअप हुआ 1760 में। इन द ईयर 1760 ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच इन बैटल ऑफ वांडी वॉश। ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच। और कौन सा युद्ध हुआ था इसके बारे में मैं काफी डिटेल में बात करने वाला हूं आप लोगों से। आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट मैटर रहता है ये। पहले युद्ध का नाम सुन लीजिए, बैटल ऑफ वांडी वॉश। वांडी वॉश कहां पड़ता है? वांडी वॉश इज अ प्लेस इन तमिलनाडु। अभी आपको वांडी वॉश की कहानी समझ में नहीं आ रही होगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है भाई, ओके। तो आप सौरभ बेटा, सूरत तो गुजरात में है, सूरत गुजरात में है भाई। ठीक है, ओके। तुषार बेटा, बहुत सीधी सी बात है ना, बड़ा कॉमन सेंस का बात है यार यहाँ पर, कि अगर जिस जगह पर नेपोटिज्म होगा कि मेरा भाई आगे बढ़े, भले वो अयोग्य है, निकम्मा है, तो क्या उस जगह पर डेवलपमेंट हो सकता है? मान लीजिए मेरा पड़ोसी है, बहुत योग्य है, लेकिन मैं उसे कोई चांस ही नहीं देता जो है कि वो आगे बढ़ पाए। मुझे कि नहीं नहीं, सब कुछ मैं और मेरा परिवार ही करेंगे, भले हम कुछ भी गलत हो, सही हो, कुछ भी हो। ठीक है भाई, ओके। सौरभ
मेरे हिसाब से आपको जवाब मिल गया होगा, ठीक है। ओके, हाँ बिल्कुल हर्ष। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब मैं आपको 3 युद्धों के बारे में बताऊंगा, अबाउट 3 वॉर्स, एंड इन युद्धों को हम लोग कहते हैं 3 वॉर्स ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक के 3 युद्ध कहते हैं इनको। और ये युद्ध ऐसे थे जिनका एक तगड़ा इंटरनेशनल कनेक्शन था। ये का जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो झगड़े की जड़ है, वो कहां पर थी? वो यूरोप के अंदर में थी। आ रही बात समझ में? वो कहां पर थी? ये स्लाइड्स हैं जहां पे डेटा आपका मेंशन है, ठीक है। मैं आप लोगों को भेजूंगा, मुझे जरूरत नहीं है इसको दिखाने की वैसे अभी, ठीक है। देखिए, कैनेटिक वॉर्स बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्योंकि कैनेटिक वॉर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। ओके यार, एक मैसेज से ऐसा फ्लड कर देते हो कुशाग्र पूरा इनबॉक्स कि किसी और बच्चे का अगर बीच में कोई यूजफुल मैसेज आया होगा ना, तो वो गया वो नहीं दिखने वाला मुझे अब, ठीक है। बेटा मत किया करो, क्योंकि कई सारे बच्चे यूजफुल चीजें भेज रहे होते हैं, अपने डाउट्स भेज रहे होते हैं वो। ओके चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मैं देख रहा हूं कि कई लोग हैंड रेस कर रहे हैं। गाइस, हैंड रेस का टाइम तुमको मिलेगा, ठीक है, 7 से 7:15 का। हो सकता है बाय मिस्टेक भी हो रहा हो, ये भी हो सकता है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं कैनेटिक वॉर्स को। बहुत ध्यान से देखिएगा इन चीजों को। कैनेटिक वॉर्स, बेसिक क्वेश्चन क्या निकलता है यहां से? किसके किसके बीच में हुए? तो कैनेटिक वॉर्स हुए बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच। टोटल 3 हैं। कितने हैं टोटल संख्या में? टोटल 3 वॉर्स हैं यहां पे। अच्छा, अब इन वॉर्स में एक बड़ी खास बात है कि इन युद्धों का जो स्टार्ट है वो जनरली इनका स्टार्ट होता था यूरोप के अंदर में। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना आप लोग, जरा इस ट्रेंड पर ध्यान देना और मुझे इन्फॉर्म करना कि आपको समझ में आया कि नहीं। जनरली इन वॉर्स की जो स्टार्टिंग है वो कहां पर होती थी? वो यूरोप में होती थी, ठीक है। कभी कभी भारत में भी होती थी, जैसे कि सेकंड वाले का स्टार्ट भारत में ही हुआ था, बट जनरली फर्स्ट एंड थर्ड बात करें तो यूरोप में स्टार्ट हुए। और भारत तक क्या होता था इनका एक्सटेंशन? भारत तक ये युद्ध जो है फैल जाते थे। इन युद्धों का एक्सटेंशन होता था इंडिया तक। आ रही बात समझ में? तो ये है स्टोरी इन युद्धों का, मतलब एक शुरुआत है। अभी तो डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। बेटा, युद्ध जिन जगहों पर लड़े जाते हैं उन जगहों के नाम पर जाने जाते हैं। कर्नाटक जगह का नाम है। वर्तमान समय में हिंदुस्तान में एक राज्य भी है। अब देखो, अब थोड़ा मैं आपको और डेप्थ में लेकर चलूंगा। आप लोग ये बात तो जानते हैं कि जगहों के नाम जो हैं वो बदलते रहे। अगर मैं आपको बताऊं कि